बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। I hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. I'm very much thankful to all those who have joined my class. The agenda of today's class is to discuss the head of accounts and rules of debit and credit to enable the new and transfer students to understand the transaction analysis in upcoming classes. So थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं आपको गाइड करता चलूं वो बच्चे जिन्होंने आज तक एक भी क्लास नहीं ली है या थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा है। अगर वो चाहते हैं कि ये बिजनेस की टाइप्स, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन, ये बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट आपके जीसीआर पे अवेलेबल भी है। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और इसी तरह कुछ पर्पस के बारे में हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं, एक रिकॉर्डेड लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। आप में से जिसने नहीं देखा है वो मुझे बताएगा, मैं उसे वो शेयर करूंगा। वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लें और उसके बाद बस आज के इस लेक्चर को अच्छे से सुन लें और समझ लें, तो फिर इंशाल्लाह आप ट्रांजैक्शन एनालिसिस आसानी परफॉर्म कर सकेंगे। रही बात कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशन की, अगर आपने वो नहीं पढ़े तो इसके लिए फिर हम किसी और दिन एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। बट राइट नाउ हम बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हेड ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। इसकी मिसाल, हेड ऑफ अकाउंट्स की मिसाल बिल्कुल ऐसा है बच्चों कि जैसे कि आप अपने घर को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर चीज़ों को उन हिस्सों के नामों के मुताबिक मैनेज करते हो। किचन कहते हो तो किचन से रिलेटेड एक्सेसरीज को वहां रख देते हो। बेडरूम कहते हो तो बेडरूम से रिलेटेड चीज़ों को वहां रखते हो। टीवी लाउंज कहते हो तो टीवी लाउंज से रिलेटेड चीज़ों को वहां रखते हो। बिल्कुल इसी तरह एक बिजनेस में मौजूद तमाम चीज़ों को 5 हेड्स में क्लासिफाई किया जाता है। राइट, सबसे पहले हेड का नाम है एसेट्स। कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो आपके पास हैंड रेस करने का ऑप्शन है। अच्छा, कुछ लोग हमें बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं एक दो लोगों से ज़रा उनके नाम भी कंफर्म कर लूं ताकि फिर अटेंडेंस का मसला ना हो। एक तो अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, मोमिन को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी अभी तक। मोमिन अपना माइक कनेक्ट कर लें तो उन्हें आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। आप सब हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ करके बताइए मुझे। हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ कीजिए कि कोई क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है आफिया, आतिफ करीम, थैंक यू। हैंड रेस का ऑप्शन ऑन करके रखें जब तक मैं आपसे ऑफ करने को ना कहूँ। जब तक हैंड डाउन करने को ना कहूँ, हैंड रेस करके रखें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप किसी क्वेश्चन की सूरत में हैंड रेस कर लेंगे। राइट, जिन्हें हैंड रेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा वो चैट में मुझे यस लिख के भेज दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप मुझे अगर हैंड रेस करके क्वेश्चन नहीं कर सके तो आप मुझे चैट में मैसेज लिख के भेज देंगे प्लीज। ओके, अशारिफ, रवाहा, अंजिला ने मुझे मैसेज भी नहीं किया और लिख के भी नहीं भेजा, लिख दिया यस। ठीक है, और बाकी तकरीबन पूरी क्लास हैंड रेस कर चुकी है, इसका मतलब है आप इससे वाकिफ हैं। सहर बेटा, आप अपने प्रॉपर नाम को अगर मेंशन कर दें तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा आज की क्लास में। राइट, रामीन राशिद भी अपना प्रॉपर नाम मेंशन कर दें, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस नाम से कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं है। तो अगर आप लोग अपने बहन भाई या फादर मदर की अगर आईडी यूज़ कर रहे हैं जूम के लिए तो प्लीज़ अपने प्रॉपर नाम को मेंशन कर दें या लिख के भेज दें, तो मैं आपका नाम खुद चेंज कर दूंगा यहाँ। ओके,
ठीक है, मैंने आपका नाम देख लिया है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और रामीन राशिद ने अपना नाम अगर लिख के मेंशन कर दें प्लीज, प्रॉपर क्या है, क्योंकि इस नाम से कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हेड ऑफ अकाउंट्स, मैंने आपको बताया क्या होते हैं। जिस तरह एक बिजनेस में बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं अकाउंट्स के हवाले से। अब अगर कोई बच्चा सब बोले सर अकाउंट क्या है, तो अकाउंट बेसिकली एक टेक्निकल डिवाइस है। ओके, हिबा थैंक यू सो मच बेटा। मेरा ख्याल है नबीहा को मैसेज करना नहीं आ रहा, उसने हैंड रेस तो किया हुआ है लेकिन उसे मैसेज करना नहीं आ रहा। तो नबीहा बेटा मैसेज भी कर सकते हैं आप मुझे लिखकर, राइट। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, आप देखें टाइम बहुत कम है और मैं उड़ाऊंगा F16। F16 समझते हैं ना भाई? क्यों भाई मोहम्मद फैजान, F16 समझते हो मेरे भाई? समझते हो? अशारिफ भी समझता है। अब हैंड डाउन कर लो सब, शाबाश। ताकि जब कोई क्वेश्चन होगा आप हैंड रेस करेंगे तो मैं फिर आपको बोलूंगा आप अनम्यूट करके सवाल करें, राइट। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको कहूंगा, आप हैंड रेस करेंगे, मैं आपको अलाउ करूंगा तो आप फिर क्वेश्चन प्लेस करेंगे। सानिया हैंड डाउन कर दीजिए, थैंक यू सो मच। और अब गौर से सुनिएगा, मैं बहुत तेजी से चलूंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जहां आपको लगे कि आप जहाज से गिरने लगे हैं, आपने फौरन चीख मारनी है, मैं इंशाल्लाह आपको संभाल लूंगा। ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट बेसिकली क्या है? अकाउंट एक टेक्निकल डिवाइस, एक टेक्निकल टूल का नाम है जो कि चीज़ों के इंक्रीज और डिक्रीज को शो करता है। अब बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, उनके इंक्रीज और डिक्रीज को स्टडी करेंगे, उन अकाउंट को स्टडी करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अकाउंट तो बहुत सारे तरह के होंगे, तो क्या उन अकाउंट्स की कोई क्लासिफिकेशन है? जी हाँ, एग्जैक्टली है। उन अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन को कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। और मैं अजराह मजाक पढ़ाते हुए इसे कहता हूँ एक बीमारी का नाम। बीमारी का नाम क्या होता है? अल्सर। याद आया? अल्सर में ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लाइबिलिटीज, सी फॉर कैपिटल, ई फॉर एक्सपेंस एंड आर फॉर रेवेन्यू। ALCER। आप लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ रही है? अब आप मुझे चैट पे बताया करेंगे, मैं लिख के भेज रहा हूँ अल्सर। आई होप सबको मिल गया। ठीक है बच्चों, शुक्रिया। तो अल्सर आपको याद भी आ गया। अब अल्सर में हम ये स्टडी करना शुरू करेंगे कि आज ए फॉर एसिड्स क्या मतलब है और एसिड्स की एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ जो अंग्रेजी लिखी हुई है अगर मैं वही पढ़ूंगा तो कोई फायदा नहीं है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो आप घर पे बैठ के पढ़िएगा। मेरी कोशिश ये है कि ये जो एसिड्स की एग्जाम्पल हमने दी हुई है ये मैं आपसे मैक्सिमम डिस्कस कर लूँ आज की क्लास में, राइट। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है और आप मेरी आवाज आसानी सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एसिड्स किन्हें कहते हैं, मैं किसी को भी रिपीट करने का कहूंगा कहूंगा तो आपने गौर से सुनना है मेरी बात को। एसेट्स कहते हैं आसान लफ्जों में उन तमाम चीज़ों को जिन्हें हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बेनिफिट हासिल करने के लिए, और वो हमें विद इन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर बेनिफिट पहुंचाती हैं। वो चीजें जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर हमें हासिल हो जाए उन्हें करंट एसेट्स कहा जाता है, और वो चीजें जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिलता रहे उन्हें नॉन करंट एसेट कहा जाता है। एक बार दोबारा कहेंगे, आप गौर से सुनेंगे। एसेट्स वो तमाम चीजें हैं जिन्हें बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। All those things, all those items which we use in our business to operate it and for taking benefit are called assets of the business. There are two types of asset. Number one is current asset. Current asset are those assets which give benefit, which provide benefit within 1 year, right? And the non-current assets are those assets which provide benefit more than 1 year. ऐसा नहीं है कि वो बेनिफिट आज नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि वो 1 साल के बाद बेनिफिट देंगे। वो आज भी बेनिफिट देंगे, वो कल भी बेनिफिट देंगे, और वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक बेनिफिट देते रहेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो करंट एसेट्स की एग्जाम्पल का आगाज करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे यहाँ लिखे हुए जिन वर्ड से हमारे न्यू स्टूडेंट वाकिफ नहीं होंगे, तो मेरी कोशिश होगी मैं उन वर्ड्स के ऊपर लाइटर नोट पर कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूं, ताकि वो पहले उस वर्ड की मीनिंग समझ जाए, फिर वो ये समझ जाए कि ये क्यों करंट एसेट है। क्योंकि ऐसे पढ़ाने का भी कोई फायदा ही नहीं कि कुछ समझ ही ना आए, क्या ख्याल है? तो हमारी कोशिश है कि न्यू टर्मिनोलॉजीज को लाइटर नोट पे डिस्कस कर दें और फिर ये प्रूफ करें कि ये करंट एसेट क्यों है। तो बताइए, कैश किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? रख के अल्लाह ताला से दुआ,
कि अल्लाह ताला इसे बढ़ा दीजिए। बेशक बीइंग अ मुस्लिम हमारा यही मानना है कि अल्लाह ताला ही दौलत में इजाफा फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं उस दौलत से काम करो, मेहनत करो, एफर्ट करो। तो इसका मतलब है हम कैश को कारोबार में रख कर इन्वेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, लिख के भेजें जल्दी से मुझे, टाइम कम है। अशारे, प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट करेंगे आतिफ, लेकिन प्रॉफिट कैसे होगा? कैश को बिजनेस में दुकान में रख दिया और बस शटर बंद करके बाहर बैठ गया और बोला अभी प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद? नहीं ना। इन्वेस्ट तो कर दिया ना माहिन। आतिफ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, पैसे लगा दिए। इन्वेस्ट का मतलब होता है अपने घर से पैसे उठाए आतिफ। माहिन, इन्वेस्ट का मतलब होता है अपने घर से पैसे उठाए और लाके बिजनेस में लगा दिए। एक कंप्यूटर की दुकान खोल ली, कंप्यूटर की दुकान में कंप्यूटर ला के रख लिए या पैसे ला के रख लिए, तो क्या बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा? पैसे ला के रख दो दुकान में, अपने घर से 50 लाख रुपए उठाओ, एक कंप्यूटर की दुकान, एक दुकान किराए पर लो और बस उस दुकान में सिर्फ पैसे रख दो अंदर और एक चेयर पे बैठ जाओ अंदर बैठ, बस बिजनेस चलेगा? नहीं ना। रवाहा एफर्ट्स में क्या करना होगा? उन पैसों से हमें चीजें खरीदनी है, उन पैसों से हमें दुकान का बिजली का बिल भरना है, उन पैसों से हमें मुलाजिम की तनख्वाह देनी है। इसका मतलब है हम पैसे को क्या कर रहे हैं बच्चों? जी आतिफ साहब, माहिन एंड रवाहा, आफिया थैंक यू सो मच, हंजिला, नबीहा, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, फैजान, नहीं मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। जी सर नहीं बोलना, आंसर देना है। जी सर नहीं पूछा। कैश को हम इस्तेमाल करते हैं, हर बिजनेस कैश को इस्तेमाल करता है। मैंने कहा ना एसेट क्या चीजें होती हैं जिन्हें हम बिजनेस में क्या करते हैं। जी है ना, थैंक यू सो मच। साहिर आपको आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? इस्तेमाल, एक्सीलेंट। तो कैश बिजनेस में इस्तेमाल होता है। अब ये बताएं कैश को इस्तेमाल करके बेनिफिट हासिल करने में क्या 1 साल लगता है? 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है? कैश को इस्तेमाल करके बेनिफिट हासिल करने में कितना टाइम लगता है? आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपए, आप उसे इस्तेमाल करके बेनिफिट कितनी देर में हासिल कर सकते हैं? जल्दी बताइए। विद इन 1 ईयर हासिल कर सकते हैं या नहीं? 1 ईयर भी बहुत टाइम होता है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो 10,000 रुपए 1 मिनट में खर्च कर दूंगा। इसका मतलब है कैश के अंदर ये एबिलिटी है कि वो हमें बेनिफिट इमीडिएटली पहुंचा सकता है। मोमिन भाई आप हमारे साथ हैं या सो रहे हैं? रिप्लाई विप्लाई नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई चैट नहीं आ रही, क्या ख्याल है? नबीहा को मैसेज करना नहीं आ रहा है क्या? या नबीहा ने लॉग इन करके बस खामोशी इख्तियार कर ली है? देखें आज की क्लास में भी अगर मुझे आपको जगाना पड़ा ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि फिर आप सो जाइए। मतलब मेकअप क्लास में भी मैं आपको जगाऊं? आज कोई लतीफे थोड़ी सुना रहा हूँ भाई, आपको टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। उसमें भी आप ऐसा रिस्पॉन्स देंगे तो पढ़ा लिया मैंने। मलिक आप हैं हमारे साथ क्लास में? तो चैट में मैसेज लिख के जरा तसल्ली तो कराए ना मुझे कि आप हैं। अरीशा आर यू देयर? ओके जी। द नेक्स्ट वन इज कैश इन बैंक। जब बिजनेस में पैसे ले जाके रख देते हैं और अगर हमें लगे कि पैसे बहुत ज्यादा हैं तो ऑफिस में पैसे नहीं छोड़ते, बैंक में रख देते हैं। बैंक वालों में के पास ले जाके जब आप पैसे रखवाते हैं तो क्या वो पैसा बैंक वालों का हो गया? पैसा अभी भी किसका है? हमारा। बैंक से निकाल के बिजनेस में फिर दोबारा क्या करेंगे? बैंक से निकाल कर पैसे को बिजनेस में क्या कर सकते हैं? फिर इन्वेस्ट बोल दिया अरीशा। इन्वेस्ट किया था तो बिजनेस में आया था ना। अब बिजनेस में उस पैसे की फिलहाल जरूरत नहीं थी तो उठा के कहाँ रख दिया? या उस पैसे से हम समझ रहे थे कि हमारे पास खुदा ना खास्ता कोई चोरी हो सकती है, कोई डकैती हो सकती है, तो हमने पैसों को ले आके बैंक में रखवा दिया। बैंक से पैसे निकाल के अरीशा दोबारा क्या करोगी? है ना। बैंक से पैसे निकाल कर दोबारा क्या करोगी? यूज करोगी ना भाई। इन्वेस्ट तो ऑलरेडी कर ही चुकी हो, तो अब बार बार इन्वेस्ट थोड़ी करोगी। इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम तुमने कर दी ना बिजनेस स्टार्ट करते हुए। बिजनेस जब स्टार्ट किया तो अपने घर से उठा के लाई 25 लाख रुपए और बिजनेस में लगा दिए। हाँ, तो इसका मतलब है तुम उस पैसों को यूज करोगी, बैंक में रखे हुए पैसों को भी यूज करोगी। तो वो तमाम चीजें जो हम इस्तेमाल करें और हमें पहुंचाएं फायदा, वो क्या होती हैं? वो क्या होती हैं? जल्दी से लिख के भेजें। वो एसेट होती हैं। और कौन सा एसेट होती है? करंट एसेट। आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद अगला नाम लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं किसे? अभी ये समझाएंगे जनाबे आली। कौन समझाएंगे? ये समझाएंगे जनाबे आली। अ, सानिया समझाएंगी। सानिया अनम्यूट करें और जल्दी से समझाएं। ट्रेड रिसीवेबल वन लाइन स्टेटमेंट दें, शाबाश, प्लीज बिस्मिल्लाह। सानिया अनम्यूट करके जल्दी से वन लाइन स्टेटमेंट दें, टाइम नहीं है बेटा।
सानिया, आर यू देयर? मैंने आपको अनम्यूट करने को कहा है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। नहीं? ठीक है, चलें, जैसे आपकी मर्जी। क्लास में फिर आने का कोई फायदा नहीं है अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सानिया एब्सेंट है शायद क्लास में आज। ओके, ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली राइट टू कलेक्ट अमाउंट है। ठीक है, तो फिर आपको मैंने अनम्यूट करने को कहा और आपको बताने को कहा, आपने बताया ही नहीं। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, आपके गैजेट्स रेडी नहीं है तो ये मेरा मसला नहीं है। ठीक है, आप एब्सेंट है बहरहाल, मुझे इतना पता है। थैंक यू सो मच। ये सॉरी अंग्रेज ने बना दिया और वो मर गया, और ये सॉरी मैं भुगत रहा हूँ आज तक। ऐसे नहीं होता बेटा, मैंने आपको मैसेज करके रात को जिम्मेदारी से बोला है कि अपने गैजेट्स को रेडी रखें। आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है क्लास को। ट्रेड रिसीवेबल क्या है बेटा, गौर से सुन लो। ट्रेड रिसीवेबल, जब हम किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं उधार पर, क्रेडिट पर, ऑन अकाउंट, और वो हमसे प्रॉमिस करता है, तो हम कहते हैं, वो नहीं, वो तो प्रॉमिस करके चला जाता है ना, वो क्या कहता होगा छोड़िए, हम कहते हैं कि हमें उससे पैसे लेने हैं। उसने क्या करने हैं उसका एक्शन ना देखिएगा। क्यों? आप अकाउंटिंग अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उसके बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप कहेंगे जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं, व्हेन वी सेल गुड्स टू कस्टमर, वी रिसीव अ राइट, वी रिसीव अ प्रॉमिस, एंड दिस प्रॉमिस इज अ वर्बल प्रॉमिस। ये कही भी बात है ना, जुबानी बात है। क्या कहा कस्टमर ने? जो भी कहा, डेफिनेटली उसने यही कहा होगा कि वो हमें पैसे देगा। देना उसका काम है, हम कहेंगे हमारे पास उससे पैसे लेने का राइट आया। इस राइट को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या ये राइट, क्या ये हक जिंदगी भर हक रहेगा? क्या ये राइट हमारे पास जिंदगी भर रहेगा? नहीं। कस्टमर 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में आके हमें इस राइट के बदले में पैसे दे देगा। इसका मतलब है ये राइट कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, और फिर हम उस कैश को कर सकेंगे बिजनेस में इस्तेमाल, इन्वेस्ट नहीं। समझ आ गई ना? फिर हम उस पैसे को कर सकेंगे इस्तेमाल, और वो पैसे हमें पहुंचाएंगे फायदा। तो ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा एसेट है और करंट एसेट है। आगे बढ़ता हूँ। नोट्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल के बिल्कुल जैसा है, बस फर्क यह है कि ट्रेड रिसीवेबल जुबानी वादा है और नोट्स रिसीवेबल लिखा हुआ वादा है। नोट्स रिसीवेबल को बिल रिसीवेबल भी कहते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, याद रखिएगा। क्या बोला? दोनों सेम चीजें, इसलिए दोनों को उपटन बिठा दिया है मैंने। आई होप आप मेरी बात समझ गए। अच्छा, जिस तरह ट्रेड रिसीवेबल है, तो इसमें क्या है कि आपने मर्चेंडाइज कस्टमर को बेची, सामान बेचा, और आपके पास पैसे लेने का राइट आया। अब अगर आपने सामान नहीं बेचा, बल्कि आपने किसी का घर बिकवाया, आपने किसी की गाड़ी बिकवाई, तो आप उससे उस पर क्या लेते हैं? कमीशन। आपने गाड़ी तो बिकवा दी, आपने घर तो बिकवा दिया, लेकिन सामने वाले ने अभी आपको कमीशन दिया नहीं है। आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट आउट की, रेंट पर दी, 1 महीना गुजर गया, तो अब बताइए, 1 महीना गुजर गया तो आपके पास उससे रेंट लेने का क्या आ गया? लिख के भेजे मुझे सब लोग, हर बच्चा मुझे लिख के भेजे प्लीज। आपके मैसेजेस काउंट होते हैं, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपने मुझे लिख के नहीं भेजा तो आपकी अटेंडेंस एब्सेंट मार्क होगी। इसलिए प्लीज मुझे लिख के भेजिए, गलत और सही ये मेरा काम है, आप मुझे लिख के भेजें कि ये आंसर होना चाहिए। जी। तो जब हम किसी का घर बिकवा देते हैं, किसी की गाड़ी बिकवा देते हैं, तो हमारे पास उस शख्स से पैसे लेने का क्या आ जाता है? शुक्रिया, हमारे पास उस शख्स से पैसे लेने का राइट आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबके जवाब नहीं आए मेरे पास। ठीक है, उस राइट को कहते हैं कमीशन रिसीवेबल। जब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट आउट करते हैं, 1 महीना वो हमारी प्रॉपर्टी यूज कर लेता है, तो हम कहते हैं 1 महीने बाद अब हमारे पास दोबारा उससे रेंट लेने का राइट आ गया। फिर हम उसका इंतजार करते हैं, उसको कहते हैं रेंट रिसीवेबल। आई होप कि ये भी क्लियर है। अच्छा, अब ये क्लियर तो है, लेकिन ये एसेट क्यों है और करंट एसेट क्यों है? तो मुझे जरा बताओ ना। क्या किराएदार अगर आपको 1 महीना किराया नहीं देगा तो आप बोलेंगे ओके अगले महीने दे देना? 2 महीने नहीं देगा तो आप बोलेंगे ओके 3 महीने दे देना? अब अगर 3 महीने बाद भी बोले अभी नहीं है 4 महीने बाद दूंगा, तो क्या आप इतने हातिम ताई हैं कि आप उसे छोड़ दें और बोले कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, आ जाना कभी भी जिंदगी में मौका मिले? हाँ, तो इसका मतलब है आप अपने टेनेंट को कहेंगे, किराएदार को कहेंगे भाई अगर किराया नहीं दे सकते तो घर खाली कर दीजिए। आप सब लोग जिंदा हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है रेंट आप नॉर्मली रिसीव कर लेते हैं विद इन ईयर, विद इन 1 ईयर।
तो जब आप विद इन 1 ईयर नोट के पैसे, ट्रेड के पैसे, कमीशन के पैसे, रेंट के पैसे रिसीव कर लेते हैं तो वो पैसे आपको पहुंचाते हैं फायदा। इसलिए ये आपका एसेट भी है और करंट एसेट भी है। आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त खत्म हो जाएगा, मुझे अंदाजा है वक्त तेजी से गुजर रहा है। स्टोर सप्लाईज, अच्छा जो अभी हाईलाइट हुआ हुआ उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टोर सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, ये सब एक ही नाम है और इसका बहुत आसान नाम है, इन तीनों का बहुत आसान नाम है स्टेशनरी। क्या कहा मैंने? रवाहा, आपका मैसेज नहीं आया मेरे पास, मैं एक एक नाम चेक कर रहा हूं बेटा। आपने मुझे लिख के नहीं भेजा मेरे क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे कहा था। जब मैंने सवाल किया था कि जब मेरे किराएदार ने 1 महीना मेरी जगह को, प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, तो अब मेरे पास उससे रेंट लेने का क्या आ गया? राइट। आपने राइट लिख के नहीं भेजा। आप क्लास में हैं हमारे साथ? जी, तो ये लिखना होता है बेटा, प्लीज पार्टिसिपेट करें। सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, ये सब क्या है मेरा बेटा? इनको कहते हैं स्टेशनरी। क्या हम स्टेशनरी की दुकान खोल के बैठे हैं? नहीं। हमारी दुकान किसी भी चीज की हो, हमारा ऑफिस किसी भी चीज का हो, हमारे पास स्टेशनरी है जो हम अपने बिजनेस में करते हैं। जल्दी बोलें, जल्दी लिख के भेजें, फटाफट, कम ऑन, टाइम नहीं है। हम स्टेशनरी को बिजनेस में करते हैं। क्या करते हैं? जल्दी लिख दो। हम स्टेशनरी को बिजनेस में करते हैं। सबसे कह रहा हूं भाई, किसी एक का नाम नहीं कहा मैंने। हम स्टेशनरी को बिजनेस में क्या करते हैं जनाबे अली? किसी को भी नहीं पता? इंतहाई माजरत चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि इंटरनेट जो है वो सिर्फ आपका ही खराब नहीं होता, यहाँ हमारे पास भी हो जाता है, तो इसलिए इंतहाई माजरत। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आपको मेरी आवाज भी आ रही है? ओके, कंटिन्यू करते हैं। आप मेरे साथ रहेंगे और साथ साथ बताते रहेंगे प्लीज मुझे। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि बच्चों, ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, स्टेशनरी आइटम्स को कहते हैं। स्टेशनरी को बिजनेस में क्या करते हैं? जल्दी जवाब दीजिए, वक्त कम है। अब ये मत बोल दीजिएगा बेचते हैं। स्टेशनरी को हम किसी भी टाइप के बिजनेस में यूज करते हैं, तो इसका मतलब है स्टेशनरी भी हमें यूज करने से पहुंचाती है फायदा, तो स्टेशनरी भी हमारा एसेट। एग्री? अब मुझे ये सोच के बताओ कि क्या कोई ऑफिस वाले अगले 5 साल में इस्तेमाल होने वाले पेजेस, प्रिंटर में लगने वाले पेजेस खरीद के एक ही मर्तबा में ले आएंगे? क्या आपकी अकल इस बात को तस्लीम करती है? क्या कोई ऑफिस, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगले 3 साल तक जो पेन इस्तेमाल होने हैं वो खरीद के आज ला के रख लेगी? हंजिला, मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग पढ़ाया ही नहीं है, तो आप इसको देख क्यों नहीं है? मैंने तो बिल रिसीवेबल के बाद डायरेक्ट स्टोर सप्लाईज पे आ गया और मैंने कहा जो हाईलाइट हुआ है इसे लेफ्ट कर दें, ये हम SLO 4 में पढ़ेंगे। ठीक है मेरा बेटा? हंजिला, आपको समझ में आ गई मेरी बात? नो प्रॉब्लम मेरा बेटा, सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का मसला था तो आपने सुना नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों? तो स्टेशनरी को हम बिजनेस में करते हैं इस्तेमाल, वो हमें पहुंचाती है फायदा, इसलिए स्टेशनरी भी हमारा एसेट है और करंट एसेट है। आगे चलूं? सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, या हम अगर एसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम जाके एसी की सफाई, एसी की मेंटेनेंस का काम, हमने एक कंपनी खोली हुई है, हमने एक बिजनेस खोला हुआ है जहां हम लोगों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं हम कि जब लोग आते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जी हमें अपने घरों की, अपने ऑफिस की एसी की सर्विस करवानी है, मेंटेनेंस करवानी है, तो हम जाके मेंटेनेंस करते हैं और फिर हम उन्हें बिल बना के भेज देते हैं कि हमने मेंटेनेंस कर दिया, अब आप इतने पैसे हमें भेजते हैं, बिल बना के भेजते हैं। तो वो पैसे लेने का हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? वो पैसे लेने का हमारे पास क्या आ जाता है? बोलो। राइट। उस राइट को कहते हैं सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ूं? ओके, समझ आ रही है ना आप सब लोगों को ईमानदारी से? प्लीज अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं, सही है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब एडवांस टू सप्लायर और प्रीपेड लिखा हुआ है, गौर से सुनेंगे, बहुत कम वक्त है मेरे पास, मैं बहुत समराइज्ड वे में आपके सामने पेश करने लगा हूं।
जिससे हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं, जब हम उसे पैसे खरीदने से पहले दे दें तो उसे कहते हैं एडवांस टू सप्लायर। एक बार फिर कहूंगा, जिससे हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं, माल तिजारत खरीदते हैं, जब हम उसे खरीदने से पहले पैसे दे दें उसे कहते हैं एडवांस टू सप्लायर। और प्रीपेड, हमारे यहाँ जनरली इंग्लिश बोलते हुए एडवांस और प्रीपेड की सेम मीनिंग ली जाती है। एडवांस माने भी काम से पहले पैसे देना, प्रीपेड, प्री माने पहले, पेड माने अदा करना, एक ही बात है। बट एडवांस टू सप्लायर और प्रीपेड की टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग में डिफरेंट मैनर में इस्तेमाल होती है। मर्चेंडाइज खरीदी नहीं है अभी, लेकिन दुकानदार को कहा ये लो पैसे, जैसे ही माल आए मुझे फोन कर देना, मैं आके माल उठा लूंगा, सामान ले जाऊंगा। तो हमने माल को रिसीव करने से पहले पैसे अदा कर दिए, दिस इज एडवांस टू सप्लायर। एंड व्हाट अबाउट प्रीपेड? एम्प्लॉय ने आके मुझे बोला कि भाई मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मैं इस महीने की जो अभी चल रहा है, आज क्या तारीख है, 18 सितंबर, अभी सितंबर का मंथ मुकम्मल नहीं हुआ और वो आके बोल रहा है कि उसकी वाइफ की, उसके बच्चों की तबीयत खराब है और उसे इस महीने की सैलरी एडवांस चाहिए। तो हमने उससे बेनिफिट ले लिया? क्या हमने उससे काम करवा लिया? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो 30 सितंबर तक काम करेगा तो फिर हम पर सैलरी देना हो जाएगा वाजिब। लेकिन अभी तो उसने काम ही नहीं किया और हम उसे काम करने से पहले दे रहे हैं सैलरी, तो उसे कहते हैं प्रीपेड सैलरीज। इसी तरह मिसाल के तौर पे किसी टीवी चैनल से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारी प्रोडक्ट का एड ऑन एयर करेंगे, न्यूज़पेपर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारा एड इस संडे के अखबार में छापेंगे। तो अभी एड छपा नहीं है लेकिन हमने पैसे दे दिए, अभी एड पब्लिश नहीं हुआ बट हमने पैसे दे दिए, दिस इज प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। जल्दी से बताइए, पहले ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझ आई? जल्दी करें, यस और नो, टाइम नहीं है भाई, गाड़ी बहुत तेज जा रही है। ओके, जजाकल्ला, खुश रहिए। अब समझने की बात यह है कि ये एसेट क्यों है, क्योंकि जब आप किसी दुकानदार को पैसे दे देते हैं, जब आप किसी दुकानदार को पैसे दे देते हैं लेकिन आपने अभी तक उससे सामान नहीं लिया, तो वो जो पैसे आपने दिए हैं वो पैसे आपको बदले में या तो सामान प्रोवाइड करेंगे, और जब सामान प्रोवाइड करेंगे तो सामान बेच के आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, वो आपको पहुंचाएंगे फायदा। तो एडवांस टू सप्लायर, जी एडवांस का वर्ड सिर्फ सप्लायर के लिए यूज होगा, अरीशा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम किसी को पैसे पहले से दे देते हैं और माल नहीं लिया होता तो उन पैसों के बदले वो शख्स हमें माल प्रोवाइड करता है या पैसे ही वापस कर देता है। दोनों सूरतों में वो हमारे पैसे वापस कर दे तो वो पैसे हम बिजनेस में दोबारा इस्तेमाल करके फायदा हासिल करेंगे, या वो अगर हमें हमारा सामान वापस कर दे तो उस सूरत में भी हम सामान को बेच के बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। इन बोथ सेंस एडवांस हमें पहुंचाएगा फायदा। अच्छा, कुछ बच्चे ना मेरे साथ इस मीटिंग में नए हैं, याद रहे जैसे ही मीटिंग खुद ब खुद खत्म होगी आफ्टर 40 मिनट्स, अब 10 मिनट्स रह गए, मीटिंग खत्म होगी ना तो आपने फौरन मीटिंग को रीज्वाइन करना है, ठीक है। हाँ, इसी लिंक को, सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा क्लास, ठीक है। आप चली नहीं जाइएगा, ये मत सोचिएगा क्लास खत्म हो गई। अच्छा जी, तो फिर प्रीपेड क्या है? प्रीपेड में आपने मुलाजिम से काम तो करवाया नहीं है, बेनिफिट तो मिला नहीं है और उसे सैलरी दे दी है, तो अब जो पैसे दिए हैं उसके बदले मुलाजिम आपके बिजनेस के लिए काम करेगा। इसका मतलब है आपको जो पैसे आपने उसे एडवांस सैलरी के तौर पे दिए हैं, प्रीपेड के तौर पे दिए हैं, काम करने से पहले दिए हैं, वो पैसे आपको पहुंचाएंगे फायदा। एग्री? एडवर्टाइजिंग कंपनी आपके लिए एड चलाकर आपको पहुंचाएगी फायदा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके जी, अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई तो करंट एसेट मुकम्मल हो गए प्यारे बच्चों। अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं नॉन करंट एसेट की तरफ। बहुत तेजी से खत्म करूंगा। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट उन्हें कहते हैं जो बिजनेस में इस्तेमाल करके हमें फायदा मिले 1 साल से ज्यादा अरसे तक। देखिए जरा नाम पढ़िएगा, चंद नाम पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। लैंड, कोई अगर बोले कि मैं तो जमीन से 1 हफ्ते में ही फायदा हासिल कर लेता हूँ तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, इलाज की जरूरत है। बिल्डिंग, कोई बोले मैं तो बिल्डिंग को ना एक ही हफ्ते में यूज कर लेता हूँ, उसके बाद बिल्डिंग में बम फाड़ के बिल्डिंग गिरा देता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है जिंदगी में। मशीनरी, फर्नीचर, थोड़ा सा गौर तो करें, ये वो चीजें हैं जो आपको बिजनेस में फायदा पहुंचाती हैं 1 साल से ज्यादा अरसे तक।
और हम इन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदते, खुदारा ये बात दिमाग में रखिएगा। हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर को बिजनेस में करते हैं इस्तेमाल, और ये हमें पहुंचाते हैं फायदा। ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट क्या होता है? इक्विपमेंट कहते हैं कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को, टाइपराइटर को, फैक्स मशीन को, फोटोकॉपी मशीन को, इन सबको कहा जाता है इक्विपमेंट। और इन सबको भी हम बिजनेस में करते हैं बच्चों इस्तेमाल, ये भी हमें पहुंचाते हैं फायदा। और आमतौर पर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टाइपराइटर्स, फैक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, ये सारी चीजें बिजनेस को फायदा पहुंचाती हैं मोर देन 1 ईयर। तो इसलिए ऐसी वो तमाम चीजें जो बिजनेस में इस्तेमाल हो, बिजनेस को पहुंचाएं फायदा मोर देन 1 ईयर, आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और प्लांट एसेट। इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी करें, शाबाश, वक्त कम है हमारे पास। क्या मुझे ऑटोमोबाइल समझाने की जरूरत है? ऑटोमोबाइल समझते हैं आप? बोले तो गाड़ियां, गालियां नहीं, गाड़ियां सब समझते हैं। हाँ, मैंने कहा हाँ, कार्स। हमारे साथ एक टीचर तशरीफ फरमा, उन्होंने मेरी वजाहत कर दी, जरा मेरी तसीह कर दी। उन्होंने बोला सर कार्स बोलिए, तो इसका मतलब है गाड़ियां आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो गाड़ियां एसेट कैसे हो गई? भाई बिजनेस ने, किसी कारोबार ने गाड़ी खरीदी इसलिए नहीं कि मालिक घर आएगा और जाएगा, बल्कि गाड़ी इसलिए खरीदी कि सामान खरीद के उसमें लेकर आया करेंगे, सामान डिलीवर करना हो तो होगा तो गाड़ी के जरिए करेंगे। इसका मतलब है गाड़ी को हम अपने कारोबार में करेंगे इस्तेमाल। अरे वाह, अशारिफ भाई क्लास में है, क्या बात है, जहे नसीब। आपका मैसेज आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। फैजान भाई भी थे क्लास में, लेकिन बहरहाल मैसेज नहीं करते वो भी। चलें, इफ्तिखार साहब का ही बहुत शुक्रिया कि वो आए हुए हैं और क्लास को ज्वाइन किया हुआ है। आई होप कि आप सब लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इन सब बातों से। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सबको यहाँ तक बताया कि ये सब वो चीज़ें जो हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और हमें पहुंचाती है फायदा मोर देन 1 ईयर। यहाँ तक बात हो गई मुकम्मल। कॉन्ट्रा एसेट को फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, ऑल्दो कि मैं पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, बट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम डिस्कस करेंगे SLO 4 में। तो आप इन द मीन वाइल रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखते रहें, वहां आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इस वक्त इस क्लास में आपको सिर्फ वो चीजें पढ़ा रहा हूँ कि जिन्हें पढ़कर आप मंडे को जब क्लास में मेरे पास आए तो आप मेरे साथ आगे चल सकें। ये ना हो कि आप बोले सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं कोशिश करूंगा आज ही किसी तरह आपसे शेयर कर दूं, ताकि आप इसको देखकर मजीद अच्छी कमांड बना सकें। राइट, आगे बढ़ रहा हूं, आप सब यकीनन हमारे साथ ही हैं। इसके बाद बच्चों सेकंड हेड का नाम है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, जिम्मेदारियां एक कारोबार की। कारोबार की क्या जिम्मेदारी होती है? जाहिर सी बात है, जब आप किसी से सामान खरीदते हैं उधार पर, तो आपकी शक्ल को देखकर, आपके चेहरे को देखकर सामने वाला थोड़ी सामान बेचता है आपको उधार पर, बल्कि वो आपके बिजनेस को, आपकी पोजीशन को, आपके बिजनेस की पोजीशन को देखकर आपको उधार देता है। ठीक है। जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको लोन देता है कि आप उसे रीपे भी कर सकेंगे या नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट मींस लाइबिलिटीज बेसिकली बिजनेस की लाइबिलिटी है, इंसान की नहीं। हम अकाउंटिंग पढ़ते ही बिजनेस के लिए हैं। तो अब लाइबिलिटी कितनी तरह की है बच्चों? दो तरह की। एक वो लाइबिलिटीज जिन्हें पे करना है विद इन 1 ईयर, आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। And those liabilities which a business has to pay in more than 1 year are called non-current liabilities or long-term liabilities. मोहम्मद फैजान, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख के भेजा, कुछ समझ में नहीं आया मेरे, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिख के भेज दिया? हो सकता है कि मैं भूल गया हूं बोलकर। लेकिन बहरहाल लाइबिलिटीज क्या है बच्चों? जिम्मेदारियां जो एक बिजनेस को पे करनी है 1 साल के अरसे के अंदर, तो करंट, और 1 साल से ज्यादा अरसे में तो नॉन करंट लाइबिलिटीज। आइए जल्दी से आप बात को आगे बढ़ाते हैं, तकरीबन 4 मिनट इस मीटिंग में रह गए। कोशिश करते हैं करंट लाइबिलिटीज 4 मिनट में कंप्लीट करें। ट्रेड पेबल, अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल समझ आया तो ट्रेड पेबल समझाने की जरूरत नहीं है। ट्रेड पेबल क्या होता है कि जब हम किसी से उधार पर सामान खरीदते हैं और अब हम कहते हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे, तो ये पैसे देना हमारे बिजनेस की, जल्दी बोलें, ये पैसे देना हमारे बिजनेस की, लिख के भेजा करें भाई, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, एक्सीलेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी को कहते हैं करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी से उधार पर सामान खरीदूंगा तो ये थोड़ी कहूंगा कि 10 साल बाद पैसे ले लेना, 15 साल बाद ले लेना। क्या क्या वो मुझे 10 साल के लिए उधार देगा? क्या आपकी दुकान पे कोई शख्स आए और आपसे बोले 10 साल, 15 साल, 3 साल, 4 साल बाद पैसे ले लेना, तो आप कभी भी उसे सामान नहीं बेचेंगे। आप
पहली बात तो आप उधार पे सामान बेचना ही पसंद नहीं करेंगे, और अगर आप बेचेंगे भी तो आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा उधार नहीं करेंगे। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है सर अगर मैं करूं तो कोई बात नहीं बेटा, कारोबार जल्दी तबाह हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना लंबे अरसे के लिए उधार नहीं दिया जाता, क्योंकि जब आप अपने सारे पैसे स्टक कर देंगे तो आप अपने बिजनेस का रेंट, सैलरीज, बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे? सब उधार पे बेच बेच के बैठ जाएंगे तो अब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, कारोबार चलेगा कैसे? समझ आ रही है बात? तो सवाल तो बहुत आते हैं दिमाग में इस उम्र में, लेकिन कोई बात नहीं। ओके जी, मोमिन साहब आप हमारे साथ क्लास में हैं? साहिर क्लास में हैं? शुक्रिया, हैंड रेस किया आपने, मुझे पता चल गया आप हैं, शुक्रिया जी। आतिफ करीम भाई हैं क्लास में? माहीन कुछ समझ आ रहा है बेटा? तबीयत बेहतर है आपकी? ओके, अरीशा चीजें क्लियर हैं बेटा? रवाहा कुछ समझ आ रहा है? मुझे पता है मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम गौर से सुन रही हो तो कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। लकी नहीं आया आज की क्लास में। ठीक है जी। मलिक, मलिक आर यू देयर? थिंग्स आर क्लियर और नॉट? ओके जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइट, तो नोट्स पेबल और बिल्स पेबल क्या है? ट्रेड पेबल की तरह। ये ट्रेड पेबल जुबानी वादा था और नोट पेबल, बिल पेबल लिखा हुआ वादा है। तो ये भी हम कर रहे हैं किससे? जिससे हमने सामान खरीदा। बोला हम आपके पैसे लिख कर वादा करते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 महीने में अदा कर देंगे। इसका मतलब है ये पैसे अदा करना भी हमारी जिम्मेदारी, और क्योंकि पैसे अदा करेंगे 1 साल के अरसे के अंदर, इसलिए करंट लायबिलिटी है। क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट पर। वैसे तो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें जल्दी से बोल देते हैं इसके बारे में। भाई जल्दी से बताओ, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में, यस और नो करना प्लीज, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 मौजूद है, तुम अपने अकाउंट से 9,000 निकाल सकते हो? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी, टाइम नहीं है। अच्छा, 10,000 मौजूद है, 10,000 निकाल सकते हो? यस और नो? 10,000 मौजूद है, 10,000 निकाल सकते हो? यस और नो? एक्सीलेंट, यस। नहीं मोमिन, 10,000 मौजूद है तो 10,000 भी निकाल सकते हो, भाई तुम्हारे हैं ना, क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन अगर तुम्हारे अकाउंट में 10,000 मौजूद है, तुम एटीएम में जाके कार्ड लगाकर लिखो। हाँ, एक साथ निकाल सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हैं 10,000, सही है मोमिन। अब अगर लेकिन तुम जाके एटीएम में लिखो 12,000, 15,000, 11,000, तो बताओ क्या एटीएम से 11, 12, 13, 15 निकलेंगे? वो बोलेगा आपके अकाउंट में बैलेंस ही कितना है, 10,000, और आप निकालना है 11, 12, 13, 14, ये बैलेंस नहीं निकल सकता। एग्री? एग्री? ये कंडीशन थी इंडिविजुअल के लिए, मैंने बोला था आप। क्या बोला था? आप। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस को बैंक ने दी होती है एक सहूलत। क्या बोला? बिजनेस को बैंक ने दी होती है एक सहूलत, फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी? बैंक